दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मिर्ज़ा गालिब की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था और इनके आबा अजदाद कौन थे, इनके वालिदैन क्या काम करते थे, मिर्ज़ा गालिब का बचपन कैसा गुजरा, तालीम कितनी हासिल कर सके, छोटी उम्र में शादी क्यों की, बच्चे कितने हुए, शादी के बाद कोई काम धंधा क्यों नहीं करते थे, गालिब के आखिरी दिन किस कस्म पुरसी में गुजरे, इन पर मौत से पहले कितना कर्ज था, रामपुर के नवाब को बार बार खत लिखने के बावजूद इसने इन्हें पैसे क्यों न दिए, इनकी वफ़ात कैसे हुई, जनाजा किस मसलक के मुताबिक पढ़ाया गया, दफन कहाँ हुए, यही मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तारुफ नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा नौशा असदुल्ला ख़ान गालिब बहादुर निज़ाम जंग उर्दू ज़ुबान के सबसे बड़े शायरों में एक समझे जाते हैं। ये तस्लीम शुदा बात है कि 19वीं सदी गालिब की सदी है, जबकि 18वीं मीर तकी मीर की थी और 20वीं इल्लामा इकबाल की है। मशहूर कौल के मुताबिक गालिब 27 दिसंबर 1797 को काला महल आगरा में पैदा हुए। मशहूर पाकिस्तानी माहिर फ़ल्कियात सैयद समद हुसैन रिजवी की तहकीक के मुताबिक गालिब 8 जनवरी 1797 को पैदा हुए थे। ख़ानदान मिर्ज़ा के आबा अजदाद में मिर्ज़ा के दादा मिर्ज़ा कुकान बेग समरकंद से हिजरत करके मुग़ल शहंशाह अहमद शाह बहादुर के अहद हुकूमत में गालिबन 1750 में मुग़लिया सल्तनत में आए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो 1748 से कबल ही हिंदुस्तान में वारद हो चुके थे। ये ख़ानदान हस्ब नसब के एतबार से तुर्क मुग़ल था और तुरानी नस्ल होने के साथ साथ समरकंद में आबाद होने से इन्हें समरकंदी तुर्क भी समझा जाता था। गालिब के दादा मिर्ज़ा कुकान बेग हिंदुस्तान आमद के बाद चंद दिन लाहौर में मुकीम रहे और फिर दिल्ली में शाही मुलाजमत इख्तियार कर ली। कुछ अर्सा बाद यहाँ से मुस्ताफ़ी होकर महाराजा जयपुर के पास नौकरी कबूल कर ली और आगरा में सुकूनत इख्तियार की। 1796 में गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान का अक़द आगरा के एक फ़ौजी अफसर ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन खान की बेटी इज़्ज़तुन्निसा बेगम से हुआ। आगरा में ही इन दोनों से गालिब पैदा हुए। आगरा में 1799 में गालिब के छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ अली बेग खान पैदा हुए, जो 1857 की जंग आज़ादी में कत्ल हो गए थे। गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान रियासत अलौर में मुलाजम थे और वहाँ 1802 में राजगढ़ के मुकाम पर एक झड़प में कत्ल हुए, जबकि गालिब की वालदा के मुतल्लिक आसार कराइन से मालूम होता है कि वो जनवरी 1840 तक बाक़ायदे हयात थी। परवरिश 1802 में वालिद की वफ़ात के बाद गालिब के चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान उनके सरपरस्त बनाए गए, जो मरहटों की जानिब से आगरा के किलादार थे। 18 अक्टूबर 1803 को जब आगरा पर अंग्रेज़ी अफवाज ने हमला किया तो मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान ने किला आगरा लॉर्ड के हवाले कर दिया, जिस पर अंग्रेज़ी अफवाज आगरा में दाखिल हो गईं और मरहटों का असर ख़त्म हो गया। लॉर्ड ने मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान को 1700 रुपये मुशायरे के साथ 400 घुड़सवारों का रिसालदार मुकर्रर कर दिया। अप्रैल 1806 में मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान हाथी से गिरकर ज़ख्मी हुए और इंतकाल कर गए। उनके पसमंदगान में गालिब और उनके छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ अली बेग खान भी शामिल थे। मई 1806 को नवाब अहमद बख्श खान नवाब रियासत फ़िरोज़पुर झिरका ने अंग्रेज़ों से सिफारिश करके पसमंदगान का वजीफ़ा 10,000 रुपये मुकर्रर करवा दिया, जिसमें गालिब की दादी, 3 फूफियाँ और छोटा भाई भी शामिल था। 7 जून 1806 को वजीफ़े की ये रकम 10,000 से कम करके 5,000 कर दी गई। तालीम गालिब ने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की। इनकी पहली ज़ुबान उर्दू थी, लेकिन घर में फ़ारसी और तुर्की भी बोली जाती थी। शादी 1810 में 13 साल की उम्र में इनकी शादी नवाब अहमद बख्श के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी अमराव बेगम से होगी। शादी के बाद इन्होंने अपने आबाई वतन को खैराबाद कहकर दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शादी के बाद मिर्ज़ा के खर्चात बढ़ गए और वो मकरूज़ हो गई। उस दौर में इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कर्ज़ का बोझ मज़ीद बढ़ने लगा। आखिर माली परेशानियों से मजबूर होकर गालिब ने किले की मुलाजमत इख्तियार कर ली और 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब अता फरमाया और ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ लिखने पर मामूर कर दिया।
और 50 रुपये माहवार मिर्ज़ा का वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। गदर के बाद मिर्ज़ा की सरकारी पेंशन भी बंद हो गई। चुनांचे इनकलाब 1857 के बाद मिर्ज़ा ने नवाब यूसुफ अली ख़ान वाली रामपुर को इमदाद के लिए लिखा। उन्होंने 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, जो मिर्ज़ा को तादमे हयात मिलता रहा। औलाद इब्तदा में 7 बच्चे पै दर पै हुए मगर कोई ज़िंदा ना रहा, इसलिए एक मुद्दत से वो और इनकी बीबी तनहा ज़िंदगी बसर करते रहे। मगर गदर से चंद साल पहले जबकि इनकी बीबी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन ख़ान आरफ का इंतकाल हो गया और इनके दोनों बच्चे बाकर अली ख़ान और दूसरे हुसैन अली ख़ान छोटे रह गए, तो मिर्ज़ा और इनकी बीबी ने छोटे लड़के हुसैन अली ख़ान को, जो उस वक़्त बहुत कम उम्र था, अपनी निगरानी में ले लिया। मिर्ज़ा हुसैन अली ख़ान को हकीकी औलाद से भी कुछ बढ़कर अजीज़ रखते थे और कभी आँख से ओझल नहीं होने देते थे और हद से ज़्यादा नाज बर्दारी करते थे। जब ज़ैनुल आबिदीन की वालदा का इंतकाल हो गया तो हुसैन अली के बड़े भाई बाकर अली ख़ान को भी मिर्ज़ा ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ये दोनों खुश फ़िक्र, अहल, नेक और नहायत शरीफ मिजाज थे, मगर अफसोस के मिर्ज़ा की वफ़ात के बाद दोनों थोड़े थोड़े फासले से जवान उम्र में फ़ौत हो गए। गालिब के आखिरी दिन। गालिब की ज़िंदगी जिंदा दिली की मिसाल थी, लेकिन इनके आखिरी दिन बहुत अच्छे नहीं थे। वो चलने फिरने में लाचार हो गए थे, इन पर कर्ज का बोझ भी था, इनकी सर्विस के हालात भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इसमें मिर्ज़ा गालिब खुश रहते थे। अपने ख़राब वक़्त और बिस्तर पर ही लेटे रहने का जिक्र उन्होंने ख़ुद ही अपने हाथ में किया है। आखिरी दौर में इन्हें ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि वो कर्जदार हो गए हैं और ये कर्ज कैसे ख़त्म करके दुनिया से कूच कर पाएंगे। ऐसा लगता है इंतकाल से 2-3 साल कबल वो माजूर वाली सूरत हाल में पहुंच चुके थे। इनका चलना फिरना बंद हो चुका था, वो खिदमत के लिए दूसरे पर मुनसर हो गए थे। 1867 के एक ख़त में उन्होंने लिखा, मैं अहाते में सोता हूँ, सुबह सुबह 2 आदमी मुझे हाथों पर उठाते हैं, एक अंधेरी कोठरी है, इसमें डाल देते हैं और दिन भर अंधेरे कोने में पड़ा रहता हूँ। शाम को फिर 2 आदमी मुझे उठाते हैं और आंगन में पलंग पर ला कर डाल देते हैं। 1867 से 1869 के दरमियान में मिर्ज़ा गालिब ने रामपुर के नवाब को कई खत लिखे। वो अपना कर्ज अदा कर दुनिया से जाना चाहते थे। 17 नवंबर 1868 को मिर्ज़ा गालिब ने बहुत बेचैनी से रामपुर के नवाब को लिखा, मेरी हालत बद से बदतर हो गई है। आपके दिए हुए 100 रुपयों के वजीफ़े में से मेरे पास 94 रुपये बचे हैं, जबकि मुझे अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए तकरीबन 800 रुपयों की ज़रूरत है। आखिर सालों में रामपुर के नवाब इन्हें हर माह 100 रुपये की पेंशन देते थे, जिससे इनका खर्च चलता था। लेकिन शायद रामपुर के नवाब ने इनके रुपयों की दरकार वाले ख़त पर कोई तवज्जो नहीं दी। मौत से 3 माह कबल उन्होंने फिर ख़त लिखा। वो लिए हुए कर्ज के साथ नहीं मरना चाहते थे। 10 जनवरी 1869 को अपने इंतकाल से तकरीबन 1 माह कबल अपनी अंधेरी कोठरी से नवाब को आखिरी बार लिखा, हुजूर परवरदिगार ने मुझे तबाही के पास लाकर खड़ा कर दिया है, मैं बस आपको फिर से याद दिलाने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, बाकी हुजूर की मर्ज़ी। ये गालिब का आखिरी ख़त था, जिसके जवाब में नवाब रामपुर ने सिर्फ तयशुदा 100 रुपये का वजीफ़ा भेजा। ये गालिब को 15 फरवरी को मिला, यानी इनके इंतकाल से 1 घंटे पहले मिला। आखिरी रस्मात किस मसलक के मुताबिक हुई? इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों में इस बात को लेकर इख्तलाफ हुआ कि शिया या सुन्नी किस रस्म व रवाज से इनके आखिरी रसूम की अदायगी हो। गालिब शिया थे, इसमें किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन नवाब ज़ियाउद्दीन और महमूद ख़ान ने सुन्नी रस्म व रवाज से ही अदायगी करवाई। जिस लोहारो ख़ानदान ने 1847 ईस्वी में अखबारात में शाया कराया था कि मिर्ज़ा गालिब से हमारा दूर का ताल्लुक़ था, इसी ख़ानदान के नवाब ज़ियाउद्दीन ने मुकम्मल तौर पर आखिरी रस्मात की अदायगी कराई। तदफीन बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में 64 खंबा से मुतसिल ख़ानदान लोहारों के कब्रिस्तान में हुई, जो गालिब के खुसर मिर्ज़ा इलाही बख्श ख़ान मारूफ़ के ख़ानदान की मलकियत था। लोहे मज़ार पर मेहदी मजरूह का कता तारीख़ कुंदा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।